हेलो डियर लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में, खासतौर से अगर बात करें सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, कुछ कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है जो आज मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं जरा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है वन ऑफ का, है ना। कई बार हम वन ऑफ यूज करते हैं और उससे रिलेटेड वर्ब की प्रॉब्लम देता है, तो वो हम कई बार टैकल नहीं कर पाते। तो वही आज सीखने वाले हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट में। बस थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा और पूरी की पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप वन ऑफ लगाते हैं तो वन ऑफ के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि वन ऑफ के बाद जो भी फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होगा दैट शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। ये नाउन या प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए, बिकॉज इसी नाउन या प्रोनाउन में सिलेक्शन कर रहा है। वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ जब स्टार्टिंग में आए, एक पॉइंट लिखिएगा, वन ऑफ की पोजिशन अगर स्टार्टिंग में हो, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, तो जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है वन ऑफ के बाद स्टूडेंट्स कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। अब आप वन ऑफ स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर हैज, और जैसा आप वर्ब यूज करते हैं वैसा पॉजेसिव आता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये बात क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब और पॉजेसिव के बीच में रिलेशन होता है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी वर्ब वैसा पॉजेसिव। तो चूंकि यहाँ पर हैज ले रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हिज ही होगा। ठीक है, तो होपफुली पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड में आते हैं। अब ये क्या करता है, वन ऑफ के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन और लगा देता है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन लगा देता है तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये ऐसे लिख रहा है, वन ऑफ लिख रहा है और इसके बाद इसने एक आरपी लगा रखा है और फिर वर्ब लगा रखी है, तो एक बात ध्यान देना, जो आरपी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकता। इसके पास वर्ब को डिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसके पास जेंडर को डिसाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसके पास केस को डिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये तीनों कैपेबिलिटीज इसके पास नहीं होती है। तो देखिएगा एक सिंपल सी बात, इस केस में हम करते क्या हैं? इस केस में क्या होता है कि वन ऑफ दिया गया होता है और वन ऑफ के बाद एक यहाँ पर एक हम क्या लिख रहे होंगे? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिख रहे होंगे। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिख रहे होंगे, क्योंकि वन ऑफ के बाद यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। और इसी को हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट का। किसका नाम देते हैं? एंटीसीडेंट का। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये तो वर्ब डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये वर्ब एक्चुअल में डिफाइन करता है ये एंटीसीडेंट। ये वर्ब ये जो एंटीसीडेंट है यही वर्ब डिफाइन करेगा। चूंकि ये प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है वन ऑफ लिखा है, इसके बाद अगर देखेंगे तो ये हु लिखा है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आगे जो आपने हैज हैव लगाना है वो हु डिसाइड नहीं करेगा, वो एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। कौन? द स्टूडेंट्स। और ये कैसा है बंधु? ये आपका प्लूरल है, तो यही वर्ब डिफाइन करेगा, इसलिए सही आंसर आपका हैव होगा और करेक्ट आंसर आपका देयर। चूंकि हैव ले रहे हो तो जैसे वर्ब वैसा पॉजेसिव, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली फिर से समझिएगा, वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखते हो प्लूरल फॉर्म में, उसी को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं अगर आगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है तो। ये वर्ब जो आती है वो देखने में ऐसा लगेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार आ रही है, लेकिन वो वर्ब आती है इस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। जगह जगह आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और है जिसमें हम लोग द ओनली लगा देते हैं। और जब द ओनली लगा देते हो तो दो बातें आपको ध्यान देनी है कि जैसे आपने द ओनली लगाया वैसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करना है। क्या यूज करना है? दैट, है ना। क्योंकि जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं उनके साथ फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करने लग रहे होते हैं, हु हुम विच का यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है। और जब आप दैट लगाएंगे
और ओनली वन ऑफ लगाएंगे, ओनली वन का मतलब एकमात्र है, तो इस केस में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। तो इसका पॉइंट भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। देखो अगर आपने वन ऑफ लगाया, दिस इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा, ये सेंटेंस बेहतर नहीं लिखा है, ठीक है, और इसको बेहतर लिख दीजिए तो और बेहतर होगा, आपका कॉन्सेप्ट पुख्ता हो जाएगा। देखिए जैसे मान लिया ये सेंटेंस को जिस तरीके से लिखिए, दिस इज द ओनली वन ऑफ प्लेयर, दिस इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, है ना, ये प्लेयर्स में से एकमात्र है दैट हैज प्लेड वेल, जो बहुत अच्छा खेला। अब इसका लॉजिक क्या बनाएंगे, लॉजिक देखिएगा, आप ऐसे करेंगे कि आपने यहाँ पर लिखा है द ओनली वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ और रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे होंगे। इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन बाकी कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। तो आप चाहें तो दैट लिख लें, चाहे तो यहाँ पर क्या लिख लें, आरपी। और इस केस में जो वर्ब आने वाली है वो वर्ब कैसी होगी बंधु, वो वर्ब होगी सिंगुलर, क्योंकि ओनली वन की बात कर रहे हो, केवल एकमात्र की बात कर रहे हो, है ना। तो ये ध्यान देना, इस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं वन ऑफ से रिलेटेड, है ना। तो फिलहाल 2-3 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का मिलता है, आपको नहीं समझ आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर उसका आपका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बंधु नेक्स्ट सेशन में फिर।